नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव। और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम NIS जो राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे का जो थर्ड प्रैक्टिस पेपर मैथ्स का है उसको हल करवा रहे थे। हमने आपको प्रश्न क्रमांक 16 तक के प्रश्नों को हल करवा दिया था। आज के इस भाग में हम आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और अगला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए बेलनाकार घनाभ और घनाभ आकार के जो दो पात्र दिए गए हैं, इन पात्रों की ऊंचाई समान है, ये हमसे कहा जा रहा है। और साथ ही हमको दो चित्र दिए गए हैं। आगे इस प्रश्न को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर दोनों ही पात्र में बराबर मात्रा में पानी डाला गया है। बेलनाकार पात्र का 1/2 भाग और घनाभाकार पात्र का 1/3 जो भाग हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है। पानी बराबर मात्रा में है, लेकिन पानी जब भरते हैं तो 1/2 भाग बेलनाकार मतलब आधा भराता है और 1/3 भाग घनाभाकार पात्र भराता है। यदि बेलनाकार पात्र के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल, तो घनाभ आकार के पात्र के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, यह हमें ला करके दिखाना है। देखिए, बेलनाकार भाग का जो घनाभ का क्षेत्रफल होगा वो होगा πr² 1, ठीक है। और घनाभ आकार जो है पात्र, उसका जो आधार होगा मतलब क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई AB, ये होगा। तो हमें इस A.B का मान हमें ज्ञात करना है। और πr² बराबर 145 हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर इससे हम सूत्र इस πr² इसकी सहायता से हम इसका अगर त्रिज्या का मान ज्ञात कर लें तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, पाई का मान तो है 22/7, r² बराबर 144। तो r² इक्वल टू हम इसको हल करें तो 145/22 बटे में आ जाएगा और 7 आ जाएगा हमारा ऊपर। इसे सरल करेंगे तो ये 22 से कटेगा 7 बार, 7 गुणित 7 मतलब हमें r का मान मिलेगा 7। r हमें त्रिज्या जो है 7 मिल जाती है। अब देखिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो बेलनाकार भाग है दोनों में पानी, बेलनाकार भाग में और घनाभाकार पात्र में पानी बराबर मात्रा मतलब दोनों का जो आयतन है वो क्या है, समान है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक है। अब बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र होता है πr²h और घनाभ का होता है A गुणित B गुणित C, और C के स्थान पर यहाँ पे क्या h है तो ऊंचाई के रूप में उसको हम h लिख लेते हैं। अब हमसे ये भी कहा गया है, चित्र के अनुसार देखें यदि, तो जो ये पानी भरा है h/2, यहाँ पे ऊंचाई क्या है, h/2 है। तो चलिए यहाँ h/2 लिख देता हूँ मैं। और ये जो ऊंचाई भर रहे है इसकी है वो h/3 है। चलिए यहाँ h/3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो अब पाई का मान रखते हैं 22/7, r² का मान 7 गुणित 7। चलिए ये h, इस h से हम कर दे दी कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास में 1/2 और 3 का इधर गुणा कर दें तो 3 इधर गुणा हो जाएगा, बराबर हमें मिल जाएगा AB। और हमें इस AB का ही मान याद करना है तो हम इसको सरल कर लेते हैं। हमें AB जो आएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। 7 से ये 7 कैंसिल कर देते हैं, 3 से 22 कर देते हैं कैंसिल 11 बार, 2 से सॉरी। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं तो 11 का गुणा 7 में 77 गुणित 3 बराबर AB, या AB बराबर हमें मिल जाएगा 77 का हम 3 गुणाएंगे 231। अब आप देखिए हमारे जो ऑप्शन है उसमें 231 कहाँ दिया हुआ है, तो ये 231 हमारा C वाला ऑप्शन है, 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें इसका उत्तर C वाला हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। नीचे दिए गए समीकरण में जो बॉक्स है खाली, इस खाली बॉक्स में हमने जो सही उत्तर है वो लिखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो बॉक्स के स्थान पे खाली जगह यहाँ पे हमारा x है, तो यहाँ से x का मान अगर हमको याद करना है तो x बराबर है भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये x जो है इस 1 में गुणा हो जाएगा, इस x का बटे में है x, तो x का 1 गुणा हो जाएगा। तो हमें क्या लाना है 3/2 की घात 6। अभी 4 ऑप्शन जो दिए गए इनमें 3/2 की घात 6 जो होगा वो उसका सही उत्तर माना जाएगा। अब मैं देखिए 3/2 की घात 2 की घात 2 में घातांक के नियम से क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो 4 में, मतलब ये तो हो गई 8 घात, ये ऑप्शन नहीं है हमारा। फिर ये आपका 2/3 दिया हुआ है और 2 गुणित 2 का 4 में गुणा हुआ तो ये 8 घात, जबकि 2/3 दिया हुआ है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब 4/9 है, 4/9 को हम लिख देंगे 9/4, और जो ऋण घात है ये काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, धन की हो जाएगी। अब 9 को लिखेंगे 9/4 को 3/2 की घात 2 और होल घात 3, घात का घात में गुणा करें दी तो 3/2 की घात हो जाएगी 6। तो जो जैसे 3/2 की घात 6 आ रहा है ऐसे यहाँ पे भी आ रहा है। इस प्रकार हम कहेंगे कि हमारा C वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 और 20 को हमें इस आय चित्र के आधार पर उत्तर देना। आय चित्र को समझ लेते हैं। एक हेल्थ क्लब में लोगों द्वारा जॉगिंग में व्यतीत व्यायाम के समय के प्रतिशत को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ इधर वाई अक्ष पर हमें वाई अक्ष है, इस पर लोगों की संख्या बताई गई है और एक्स अक्ष पे हमें जॉगिंग में व्यतीत जो किया गया उसका समय परसेंट में दिया गया है। 20%, 5 लोग 20%, 10 लोग 40%, फिर ऐसे ही 60% करने वाले भी 10 हैं और 40 लोग 5 हैं। ऐसे मतलब 60 से 80 जो है हमारा 20 है, 80 से 100 जो है, इस प्रकार ये 10 है। तो ऐसे यहाँ पे दिया गया है ये 5, 10, 20 और ये 10, ऐसा हमको दिया गया है। अब प्रश्न हमारा है हेल्थ क्लब में कितने प्रतिशत लोग अपने व्यायाम का समय 60% से कम समय जॉगिंग में व्यक्त करते हैं। 60% से कम, 60% हमारा कहाँ है, ये यहाँ पे 60% से कम। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, तो वो 40% लोग ऐसे हैं जो 60 से कम, मतलब 40% हमारा डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला हमारा प्रश्न है आयत चित्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हम देखते हैं आयत चित्र के आधार पर हमें प्रश्न में जो कथन दिए गए इनको पढ़ते हैं। क्लब में आधे से अधिक लोग अपने व्यायाम का 60% से कम समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। तो ये हमने पढ़ा है, देखा चित्र को, ऐसा नहीं है, ये असत्य है। उन लोगों की संख्या 20 है जो अपने व्यायाम का अधिकतर समय जॉगिंग में व्यक्त करते हैं। अधिकतर समय व्यतीत करने वाले हमारे पास हैं 80 से 100, तो उसकी संख्या तो 10 ही है, मतलब ये हमारा ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कम से कम एक व्यक्ति अपने व्यायाम का 100% समय जॉगिंग में व्यक्त करता है, तो हमने देखा ये भी गलत है। इसके बाद हमें 5 लोग अपने व्यायाम का 20 से 40% समय जॉगिंग में व्यक्त करते हैं। देखिए 5 लोग हैं, 20 से 40%, 5 लोग हैं, मतलब ये सत्य है। इस प्रकार हमारा जो प्रश्न जो डी वाला पॉइंट है इसका उत्तर हमारा हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है अरुण के गुल्लक में कुछ पैसे थे, उसने ₹P गुल्लक में डाले तो कुल राशि का P/2% बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं अरुण के गुल्लक में 100 रुपये थे, ₹P डाले, चलो ₹P डाले, तो जो राशि है वो कुल कितनी बढ़ जाती है, राशि का P/2%, परसेंट राशि बढ़ जाती है और बढ़ती है तो उसमें एक्स में वो जुड़ जाती है। चलिए इसे हम सरल करते हैं, तो एक्स दोनों साइड एक्स से एक्स हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो P बराबर XP/2 गुणित 100%, हटाया तो 100। अब ये P से P भी हमारा कैंसिल हो जाता है, ये 1 टाइम, तो यहाँ हमें मिलेगा x बराबर 2 × 100, मतलब 200, और 200 का 1 में गुणा करेंगे 200, तो हमारा ए वाला उत्तर जाएगा सही। अगला प्रश्न है अखिल और बालू बिंदु P से Q तक एक सीधे पथ पर चलना शुरू करते हैं। चलिए हम यहाँ P से Q एक पथ बना देते हैं, चल शुरू करते हैं। P से Q की दूरी जो है वो 12 किलोमीटर है। ठीक, अब अखिल को हम ए मान लेते हैं कि ए अखिल है। अखिल शुरू करता है चलना, उसकी चाल है अखिल, दोनों की एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अखिल की जो है 4 है और बालू की जो है वो है 6, तो बालू को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बालू की है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा मान के चलें हम कि जैसे बालू 1 घंटे में चलता है 6 किलोमीटर, तो बालू 1 घंटे में चलेगा 12 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे में तो बालू पूरा रास्ता तय कर लेगा। चलिए बालू P से Q पहुँच जाएगा। और अखिल जो है, अखिल ये तो बालू के लिए है, अखिल के लिए अगर हम बात करें तो अखिल 1 घंटे में चलता है 4 किलोमीटर, तो 2 घंटे में चलेगा 8 किलोमीटर। ऐसा मान के चलें कि ये 4, तो अखिल यहाँ पहुँचता है 2 घंटे में और बालू यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, Q तक पहुँच जाता है। तो हम ये कहें कि बालू वापस से चलना शुरू कर देगा, तो लगभग बालू की चाल ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा चल के आ जाएगा, हो सकता इतना मान के चलें। तो 2 पॉइंट समथिंग, मतलब हमें 2 पॉइंट समथिंग के करीब ये हमें बी वाला पॉइंट मिल जाता है। इस प्रकार हमारा बी वाला ऑप्शन हम यहाँ अनुमान लगा करके बता सकते हैं कि बी वाला उत्तर हमारा सही होगा। अगला है नीचे दिए गए चित्र को देख करके हमें बताना है कि यदि PQS सर्वांग सम हो RQS के, मतलब एक त्रिभुज हम मान लेते हैं, ये हमारा PQS
एस है और एक त्रिभुज हमारा है आर एस क्यू, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब ये है कि क्यू पी एस मतलब ये असंगत कोण बराबर होते हैं। तो चलिए ये कोण हमारा बराबर, पहले वाला कथन सत्य है। फिर दूसरा वाला देखें तो पी क्यू एस और ये दोनों भी बराबर है क्योंकि ये संगत कोण 90 डिग्री के, इसलिए कथन भी हमारा सत्य है। हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी शर्त सही नहीं है, तो दो ये शर्त तो हमारी सही है। और तीसरी शर्त की अगर बात करें तो क्यू पी बराबर आर एस, चलिए क्यू पी बराबर आर एस, उल्टा बता रहे हैं, है ना। इसी प्रकार देखें पी एस बराबर एस आर, ठीक है। यहाँ से देखते हैं इस भुजा को यहाँ देखते हैं, तो ये जो हमारी भुजा है, ये जो क्यू एस है, क्यू आर है और क्यू पी, ये आपस में बराबर हैं। और पी एस बराबर है एस आर के, पी क्यू बराबर है क्यू आर के। तो यहाँ देखें हम तो क्यू पी और आर एस को बराबर बताया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब वैसे तो ये गलत है कथन, ये सत्य है, दोनों 3 कथन सत्य हैं और एक असत्य है। तो हमसे कहा शर्त तो सही नहीं हो सकती, तो हमारा इसका उत्तर क्या जाएगा, सी वाला आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24, नीचे दिखा गए 2 ठोस हैं जो समान घनों से मिलकर बने। देखिए 4 घन से यहाँ पे दिख रहा है, 4 घन दोनों में यहाँ पे है। अब चित्र 1 और चित्र 2 का हम समझें। वो कह रहा है कि घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल p वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब इस हर घन का क्षेत्रफल p, इसका उधर वाले का भी p, 4 घन है, इनका क्षेत्रफल p वर्ग सेंटीमीटर। चित्र 1 के ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल q वर्ग सेंटीमीटर है। इसका जो है q वर्ग सेंटीमीटर भी दिया हुआ, चलिए q वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल है p सभी जगह है, ठीक है। हम देखें कि 4 घन और 4 ही घन जो है यहाँ पे, और हर घन का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम देखें यदि, तो इस फलक का क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 उधर से 7 8 9, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, इस प्रकार देखा जाए तो 4 4 4 4 16 पी हमें मिलेगा चित्र 1 के लिए। और चित्र 2 के लिए 4 सामने, 4 ऊपर, 4 पीछे, 4 नीचे, 4 चूँकि 16, तो यही हो गया 16 पी, और 2 साइड में 2 पी। और 16 पी हमारा काय के बराबर है, 16 पी जो हमारा है वो क्यू के बराबर है, तो क्यू प्लस 2 पी मिलेगा। और क्यू प्लस 2 पी हमारे पास में है उत्तर सी वाला। एक जादूगर ने 1 से 100 तक के कार्ड को एक पंक्ति में सही क्रम में रखा है। उसने एक चाल चली, उसमें वो सभी कार्ड गायब कर दी जिनमें 7 अंक था, और क्रम में आगे के कार्ड ने उनने जगह ली। उदाहरण के लिए चाल चलने के बाद 10वीं स्थिति तक की संख्या इस प्रकार दी गई है, ठीक है। अब वो आपसे कहता है कि चाल चलने के बाद 88 की स्थिति क्या होगी। जैसे यहाँ पे 6 के बाद 7 नहीं दिया गया, तो जिन अंकों में 7 आता है वो हमें हटाना है। चर्चा करें 7 17 27 37 47 57, ठीक है। फिर 67, यहाँ तक सब में 7 आएगा। फिर 70 71 72 73 74 75 76 7 7 7 8 7 9 7, इसके बाद में 8 7 9 के बाद आएगा 80, तो उसके बाद 8 7, और 88वीं चाल में 8 7 तक आना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अंक ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे 1 से लेकर 88 के बीच में 7 वाला अंक भी आता है। तो यहाँ 88 में से हम 18 कम कर देते हैं, हमें मिल जाएगा 70। मतलब कि 88वीं स्थिति जो होगी वो किसकी होगी, 70 की होगी। इस प्रकार ए वाला उत्तर हमारा सही होगा। 26वां प्रश्न है, नीचे एक चित्र में एल और एम समांतर रेखाएं, रेखा एल और एक एम समांतर रेखा है चित्र में दिया है। तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प पी ओ आर का हमें मान ज्ञात करना। आइए देखते हैं। इस रेखा एल को इधर भी आगे तक बढ़ा दें हम, और इधर भी इसको आगे तक बढ़ा दें हम। साथ में इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा यहाँ से खींची जाए यदि, ठीक है। तो आप देखें कि ये 130 दिया हुआ है। अगर ये 130 है तो इधर का कोण हमारा हो जाएगा 50 का,
ये 112 है, तो 180 रेखीय युग्म से ये हो जाएगा हमारा 68। अब एकांतर युग्म से ये एकांतर कोण बन रहा है, ये हमारा 68 का होगा और ये हमारा 50 का होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो कुल योग हो जाएगा वो हो जाएगा 50 + 68 मतलब 118 डिग्री। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन प्रश्नों को इसी प्रकार लॉजिक लगा के हल करना है। ऐसे पूरा सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप जमाना नहीं है, बस उत्तर प्रश्न को देखना है और किस प्रकार हमें उत्तर मिल जाता है वो हमें हल करके बताना होता है। प्रश्न है, ललित और शेखर के पास अलग अलग आकार के वर्गाकार खेत हैं। उन्होंने अपने अपने खेत के चारों ओर बिना अंतर या ओवरलैप की तार की बाड़ लगाई है। ललित ने 8 बंडल उपयोग में लिए, प्रत्येक बंडल में तार की लंबाई 20 मीटर थी। इसके बाद उसने कुल 800 रुपये खर्च किए। ललित की बात हो गई। अब शेखर ने कुल कुछ अन्य बंडल उपयोग में लिए। यह बताया नहीं गया कि कितने बंडल लिए गए। प्रत्येक बंडल में तार की लंबाई 30 मीटर थी। उसने 300 रुपये खर्च किए। तो दोनों ने प्रति मीटर तार के लिए समान पैसे भी चुकाए और दोनों के खेतों की भुजाओं की लंबाई का अंतर हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ललित की। तो ललित का मान लेते हैं वर्गाकार खेत हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये ललित का खेत है, मान लीजिए ये ललित है, ललित का खेत है। अब चलिए ये मान लेते हैं शेखर का खेत है। अब ललित के बारे में कहा है कि उसने 8 बंडल प्रयोग में लिए और प्रत्येक की जो है 20 मीटर लंबाई थी। ठीक है, तो 8 × 20 मीटर के हिसाब से तो उसने 160 मीटर तार लगाया। फिर हम उसने कहा कि 800 रुपये खर्च हुए। ठीक है, 160 मीटर पर खर्च हुए रुपए 800 रुपये। तो 1 मीटर पर कितने खर्च हुए, तो 800/160। इसको हल करें तो 1 मीटर पर खर्च हुए, खर्च 0 से 0 कैंसिल और ये बचेगा हमको 5, 16 × 5 = 80, मतलब 1 मीटर पे 5 रुपये खर्च किए। ठीक है, उसने कहा कि समान पैसे चुकाए हैं ना, तो जिसे 1 मीटर पे इसने खर्च किया ऐसे ही 5 रुपये के हिसाब से शेखर ने भी खर्च किए होंगे। अब इस प्रकार से आगे बढ़ें तो 5 रुपये हमें मिल जाते हैं 1 मीटर के लिए। हम शेखर की बात करें तो शेखर ने कुछ बंडल, तो हम मान लेते हैं कि X बंडल है और उसकी लंबाई है 30 मीटर। ठीक है, और उसने पैसे खर्च किए हैं 300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 300 रुपये खर्च किए हैं। अब 300 जो रुपये हैं उसमें अगर हम 5 का भाग लगाएं, क्योंकि पर मीटर वही खर्च किया है, तो 5 का भाग लगाएं मतलब 60 मीटर है। इसकी तार की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है, जबकि इसके शेखर ललित के लिए 160 मीटर है तार की लंबाई यहाँ पर। अब 160 परिमाप है ललित के खेत का और 60 परिमाप है शेखर के खेत का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम एक भुजा की अगर बात करें, 160 परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, तो इसका आ जाएगा 40। इसकी एक भुजा आ जाएगी, इसके खेत की 40 आ जाएगी। जबकि शेखर के खेत की अगर बात करें तो 40 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब 40 इसकी भुजा है और 15 शेखर की भुजा है, तो 40 में से 15 को हम कर देंगे माइनस, तो हमें मिलेगा 25। तो दोनों खेत की भुजाओं जो हैं, भुजा की लंबाई का जो अंतर है हो जाएगा 40 में से 15 कम करने पर 25 मीटर उसका अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न है, दीपक और संतोष ने एक ही मॉडल के मोबाइल फ़ोन अलग अलग दुकानों से खरीदा। उन्होंने एक चिन्हित मूल्य पर अलग अलग छूट के साथ फ़ोन खरीदे, तो दीपक ने छूट से 640 रुपये बचाए और संतोष ने दीपक से 20% अधिक छूट मिली, उसने 800 रुपये बचाए। तो दीपक को कितने % छूट मिली थी। दीपक और संतोष ने फ़ोन खरीदे हैं। ठीक है, अब पता नहीं पर मान लेते हैं, माना दीपक के लिए है ना, डी लिख रहा हूँ मैं, डी फॉर दीपक के लिए चिन्हित मूल्य मान लेते हैं कि वो x है। तो x का मान लेते हैं x है और छूट जो है, छूट है y, तो x का y% मतलब छूट % बराबर कितना है, 640 रुपये बचाए उसने, 640 बचाए। तो x y/100% हटाएंगे तो 100, तो x y का मान हमें मिलेगा x y बराबर 0 1 2 64,000 हमें मिलेगा। ये हमारे दीपक की बात हो गई। अब हम बात करें संतोष की। संतोष को हम एस मान लेते हैं, एस। और संतोष की अगर बात करें तो संतोष
2% अधिक छूट मिलती है। x का 2% अधिक मतलब y प्लस 2 अधिक छूट मिलती है, और उसने बचाए हैं 800 रुपये। तो इसे हम सरल करें, x y प्लस 2 के बटे में 100 बराबर 800। तो x का अंदर गुणा करें एक्स वाई धन 2x, और 800 में इधर गुणा कर देंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 80,000। जबकि एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान है 80,000। तो 2x बराबर हो जाएगा 80,000 में से 64,000 कम कर देंगे तो हमें मिलेगा 16,000। अब 16,000 से यहाँ x का मान निकालेंगे तो मिलेगा हमें 8,000। ठीक है, अब 8,000 हमें मिला x का मान, तो हमें y का मान निकालना होगा। तो यहाँ हम y का मान रख देते हैं। तो इससे y का मान निकालने के लिए 64,000 में बटे में x, और x का मान है 8,000, तो y आ जाएगा हमारा, y का मान क्या जाएगा इससे, तो y का मान हमें मिल जाएगा 8%। मतलब इसको मान लेंगे कि हमें y बराबर 8%, इस तरह से इसको काट देंगे शून्य से शून्य, तो 8 8 64, मतलब 8% y का मान हमारा जाएगा, और 8% नंबर आया ए वाला ऑप्शन। इस प्रकार दीपक को कितने % की छूट मिली, तो 8% की छूट मिली। प्रश्न क्रमांक 29 की बात करें, गणित, भौतिक और रसायन में सोना के औसत 75 अंक थे। चलिए, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, 75 अंक थे। चलिए 75 75 75 तीनों में आए, और योग है 225, जिसका औसत क्या है, औसत है 75%। अब वो कहता है कि पेपर में पुनर्मूल्यांकन के पश्चात, गणित का पुनर्मूल्यांकन के पश्चात औसत बदलकर 78.5 मतलब 78.5 हो गया। तो गणित में सोना के अंकों के बारे में पुनर्मूल्यांकन के पश्चात निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन किया गणित का केवल, ठीक है, तो गणित में कितने नंबर बड़े होंगे ये हमको बताना है। जबकि फिजिक्स में तो कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ तो वही नंबर है, केमिस्ट्री में भी वही नंबर है, और औसत जो हो गया है वो कितना हो गया है, 78.5 हो गया है। चलिए 78.5 में हम 3 से गुणा करें यदि, तो हमें मिलेगा 235.5। ठीक है, अब 235.5 में से 225 को हम कम कर दें तो मिलेगा 10.5। ठीक है, मतलब ये जो 10.5 की वृद्धि हुई है कहाँ हुई है, ये हुई है हमारे मैथ्स के नंबर में। जब भी ये योग बड़ा होगा हमारा, तो हम कहेंगे कि सी वाला ऑप्शन से होगा, 10.5 जो नंबर हैं वो मैथ्स में बढ़ गए होंगे। निम्न में से कौन सा व्यंजक 1/2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ देखिए पी स्क्वायर, भाग का चिन्ह हटाकर इसको हम अगर उल्टा करेंगे तो ये इसका उत्तर हमें मिलेगा 2, बराबर नहीं है। फिर देखिए 1 माइनस पी के बटे में 2p, ये भी बराबर नहीं है। फिर देखिए p+1 के बटे में p+2, भाग का मतलब ये होता है, तो ये बराबर नहीं है। फिर देखिए p² + 1 के बटे में 2 कॉमन लेकर के p² + 1, तो ये p² + 1 से p²1 कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1/2, तो हमारा उसका उत्तर जाएगा और डी वाला। प्रश्न क्रमांक 31 है, विवेक ने 100 रुपये प्रति लीटर की दर से 5 लीटर संतरे का गाढ़ा द्रव्य खरीदा। संतरे का जूस बनाने के लिए उसने गाढ़े द्रव्य और पानी में 1/5 के अनुपात में ले लिया, मतलब 1/5 के अनुपात में पानी मिला करके, है ना। उसने संतरे के जूस को 15 रुपये प्रति लीटर की दर से रुपये प्रति लीटर प्रति 250 मिलीलीटर की दर से बेचा, मतलब 250 मिलीलीटर का जो जूस है वो 15 रुपये में बेचा। उसने अपना स्टॉल लगाने के लिए 700 रुपये खर्च किए, पानी के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया। उसने अपने बनाए पूरे जूस को बेचकर कितने % लाभ कमाया, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य है 100 रुपये प्रति लीटर की दर से 5 लीटर संतरे का, तो 100 गुणित 5 तो ये हो गया, और 700 रुपये उसने स्टॉल पे खर्च किए, मतलब 500 + 700 मतलब 1200 रुपये जो है 1200 रुपये उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, अब द्रव्य कितना बढ़ गया यहाँ पे, 1/5, मतलब कुल द्रव्य कितना हो गया यहाँ पे, द्रव्य हो गया 25 और 5 मतलब 30 लीटर
पानी 5 लीटर मिलाया, 1/5 मतलब 5 हिस्सा पानी मिलाया एक हिस्से में, तो 30 लीटर हो गया अपने पास द्रव्य जो लिक्विड है वो। फिर उसने कहा कि 250 मिलीलीटर जो द्रव्य है वो 15 रुपये का बेचा, मतलब 1 लीटर कितने का बेचा, 1 लीटर का मूल्य 250 गुणित 4 1 लीटर मतलब 1000, तो और 15 गुणित 4 मतलब 60 रुपये का, 60 रुपये का बेचा। अब उसके पास 1 लीटर का मूल्य 60 रुपये है और कुल है अपने पास 30 लीटर, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो 60 गुणित 30 मतलब 1800 रुपये। 1200 खर्च किए, 1800 बचाए, तो लाभ कितना हो गया, 1800 माइनस 1200 मतलब 600 हो गया। अब हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ है 600 गुणित 100 और बटे क्रय मूल्य है 1200, तो 2 शून्य से ये 100 कैंसिल और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार, मतलब 50% जो है लाभ परसेंट कितना आएगा, 50%। आइए इसका उत्तर देखते हैं कौन सा है हमारा, बी वाला। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 32 और प्रश्न क्रमांक 33 का जो है उत्तर हमें देना है, ठीक है। एक प्रतियोगिता में फुटबॉल की 4 टीमें PQRS प्रतिस्पर्धा कर रही है। चयन चरण में प्रत्येक टीम अन्य टीम के साथ ठीक एक बार खेलती है। खेले जाने वाले प्रत्येक मैच में खेलने वाली टीम को अंक इस प्रकार दिए जाते हैं। जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलते हैं, हारने वाली टीम को ना तो कोई अंक मिलता है और ना ही उसके कोई अंक काटे जाते हैं, मतलब अंक लिए नहीं जाते हैं। यदि मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ तो उसे 1-1 अंक मिलेगा। यहाँ P, Q और S, R नहीं दिया है, चलिए हम यहाँ R लिख लेते हैं, R के अंक भी नहीं दिए गए हैं। अच्छा, चरण तालिका को दिखाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें हमको R के अंक भी निकाल के लाना होगा, ठीक है। अंक है, चलिए यदि विन होते हैं मतलब जीतते हैं, लॉस होते हैं मतलब हारते हैं, और T फॉर टाई मतलब अगर टाई होता है तो T। हम ये टेबल बना लेते हैं। अब देखिए P के पास 0 अंक है, 0 अंक है मतलब उसने 3 मैच खेले, मतलब उसने तीनों के तीनों ही मैच हारे होंगे, ना तो उसका कोई टाई हुआ ना उसने कोई जीता, मतलब उसका ये रिजल्ट रहा होगा। अब Q के पास 4 अंक हैं, अगर 4 अंक हैं तो उसने 1 मैच मान लेते हैं 1 मैच जीता होगा और 2 मैच उसके टाई होंगे, मतलब उसने एक भी मैच हारा नहीं होगा। 2 अंक ये और 2 अंक इसके, इस प्रकार 4 अंक हो गए। अब एस के पास 3 अंक हैं तो उसने 1 मैच जीता होगा, 1 लॉस हुआ होगा और 1 ही उसका टाई हुआ होगा, तो 2 और 1 3 अंक हो गए, ठीक है। इसी प्रकार अब आर की हम बात करें तो आर ने यहाँ पर देखो ये विन होने वाले 3 मैच कोई भी विन होगा, तो यहाँ पर हम कहें कि इसने 2 मैच जीते होंगे आर ने, और लॉस उसका 1 भी नहीं हुआ होगा और 1 जो है उसको टाई हुआ होगा। इस प्रकार ये हमारी टेबल बन जाती है। अब इस टेबल के आधार पर हम प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में आ गए हैं। देखिए हमारा प्रश्न है 32 से, यदि टीम Q द्वारा खेला गया कोई भी मैच बराबरी पर ख़त्म नहीं हुआ था तो आर के कितने अंक होंगे। देखो Q के द्वारा कोई भी मैच बराबरी ख़त्म नहीं हुआ तो आर के अंक कितने होंगे, तो आर के अंक यहाँ पे हमने बताया है 2 दूना 4, 2 जीते और 1 बराबर तो 5। इस प्रकार हमारा डी वाला उत्तर से हो जाएगा। 33 वह है Q और S के बीच का मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ तो Q और टीम R के बीच मैच का परिणाम क्या होगा, ठीक है। Q और S के मैच बराबरी पे ख़त्म हुए, चलिए Q और S का मैच बराबरी पे ख़त्म हुआ मतलब ये, तो Q और टीम R के बीच के मैच का परिणाम क्या था, Q और R के बीच का परिणाम क्या होगा, वो भी बराबरी पे, तो मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ होगा, सी वाला आ जाएगा उत्तर। मेघा और निखिल ने मोम की एक बेलनाकार मोमबत्ती बनाई। मेघा की मोमबत्ती के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में क्रमशः R और H है। निखिल की मोमबत्ती का आयतन मेघा की मोमबत्ती के आयतन का 1/4 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निखिल की मोमबत्ती के क्रमशः आधार और त्रिज्या के बराबर हो सकता है। मतलब हम सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे
कि बेलन का आयतन मेघा के लिए, मेघा का जो बेलन का आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, और निखिल जो है उसके लिए होगा आयतन 1/4, एक चौथाई मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन सा विकल्प सही होगा निखिल की मोमबत्ती के लिए, जबकि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो, मतलब है ना। तो यहाँ देखें हम कि यदि त्रिज्या r/2 और ऊंचाई 2h हो, इस स्थिति में हम अगर पाई आर स्क्वायर मतलब r²/2 मतलब 4 और 2h, तो यहाँ 2 से ये कैंसिल, मतलब पाई आर स्क्वायर h/2 मिलता है, जबकि हमें बाई 4 चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर r/4 रख के देखते हैं, तो पाई r²/4 का वर्ग 16 और 4h, 8 से 4 बार कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें मिल जाता है, तो हमें बी से मिल जाता है। अब हम और भी मान रख के देख सकते हैं, पर हमें बी मिल गया है, तो हम कहेंगे कि इसका उत्तर बी वाला ही सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याएं जी और एच इस प्रकार हैं कि जी बड़ा है एच से, जी को एच से भाग देने पर 13 शेषफल बचता है। तो देखिए जी में हम क्या करते हैं, एच का भाग लगाते हैं, एच का भाग लगाते हैं जी में, तो भागफल की बात नहीं हो रही, लेकिन शेषफल 13 बचता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार अगर शेषफल बचता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये है कि आप जी में एच को जोड़कर और शेषफल भी उसमें जोड़ दीजिए, मतलब उसमें से एक घटा दीजिए आप, है ना, एक घटा दीजिए। ये फार्मूला है कि जी में एच को जोड़कर उसमें से एक घटा दीजिए, जी प्लस एच करके उसमें से एक घटा दीजिए, तो आपका जो है ना पूरा विभाजित हो जाएगा एच से वो। इस प्रकार ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथ ही हमने इस भाग में 35 प्रश्न हल कराए। आगे के भाग को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।